बहुत बढ़िया, गुड। डिस्कशन नहीं हुआ, पढ़े हो पाए केवल। ग्रुप में जो बैठ के अपन ने डिस्कशन किया था 6 अलग अलग, वो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर पहले वही कर लेते हैं। तो अपने अपने ग्रुप में बैठ जाते हैं विनू भाई, है ना, और उनको उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। बढ़िया। तो ठीक चल रहा है ग्रुप में हेलो। डिस्कशन, या कुछ उसमें चेंज करना है? हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा कर सकते हैं, बट ग्रुप का एक अपना छोटे ग्रुप में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? हाँ हाँ हाँ। माइक माइक दीजिए भैया, कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ। हेलो। हाँ। हेलो। जितने लोग में जिन्होंने अध्ययन किया हेलो। हुआ है, ऐसे लोग कम से कम ग्रुप में एक होना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। हाँ, वो ये नहीं होगा तो क्या है कि डिस्कशन बिल्कुल होगा लेकिन वो उसमें से आउटपुट ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे जितने भी ऐसे ग्रुप है, तो वो आप लोग जितने लोग हैं उसमें डिवाइड करके थोड़ा 10 से थोड़ा 15 हो जाएगा। हाँ हाँ, ये कर सकते हैं तो तो ऐसा रीशेड्यूलिंग करेंगे तो अच्छा है मेरे हिसाब बढ़िया है। भैया, हाँ इधर सामने हाँ हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कल हमने ग्रुप बांटे थे, ग्रुप में ही बैठे हैं, और जो रीडिंग हमने ग्रुप में आपस में की थी वो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एक एक पेज हमने पढ़ा था, तो अब वो रीडिंग ग्रुप वाइज ऐसा नहीं, हमेशा बना रहता है, अलग अलग रूप हो सकते हैं। हाँ, इकाई और व्यापक दोनों ही हमेशा हमेशा सदा सदा से हैं और बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि इकाई कभी भी व्यापक में विलय नहीं होती, और व्यापक से कभी भी इकाई की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि दोनों ही अलग अलग। इसीलिए कह रहे हैं अस्तित्व जो है बेसिकली दो वास्तविकताओं से मिलकर बना है। या अस्तित्व में दो वास्तविकताएं हैं, एक वास्तविकता व्यापक रूपी सत्ता है, दूसरी वास्तविकता उसी व्यापक में व्यापक से घिरी हुई, जिसकी बाउंड्री है, जिसका रूप है, जिसका आकार है, जिसका आयतन है। जैसे इसको मैं देखता हूँ तो अब अपने को ध्यान आएगा, पहले मैं व्यापक देख रहा हूँ फिर इकाई देख रहा हूँ। ये इसमें जो बाउंड्री है इसलिए इसको इकाई कह रहे हैं। तो इकाई भी हमेशा से है, व्यापक भी हमेशा से है। व्यापक एक ऐसी सच्चाई है, ऐसी वास्तविकता है, ऐसी रियलिटी है जो अपरिवर्तनीय रहती है, और इकाई एक ऐसी रियलिटी है जो परिवर्तनशील रहती है। ठीक हो गया? बढ़िया। भैया, हाँ। अ, इधर हम्म। संपृक्त शब्द को हाँ, एक बार जैसे डूबना, भीगना और गिरना, तो डूबना और गिरना फिर भी समझ में आता है, भीगना कैसा, मतलब इकाई के बढ़िया, अंदर खाली स्थान कैसा है? बहुत बढ़िया। तो ये तो सबको क्लियर है, ये डूबा है और ये घिरा भी है ना। तो दो शब्द अलग अलग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई चीज़ डूबी हो लेकिन घिरी ना हो, है ना। जैसे पानी में डुबा दिया लेकिन इसमें ऑयल का लेप लगा हुआ है तो अभी घिरी नहीं है ना। तो एक तो ये दिख रहा है कि ये घिरी भी है और डूबी भी है। तीसरी चीज़ ये भीगी हुई है ना। इसको आंख से, इसलिए कह रहे हैं सत्य जो है आंख से पूरा दिखाई नहीं देता। अब इस बात को देखने के लिए अपने को दूसरी फैकल्टी का यूज करना पड़ेगा, जिसको वृत्ति कह रहे हैं या तर्क कह रहे हैं, है ना, या विश्लेषण कह रहे हैं, या उससे आगे जाएंगे तो साक्षात्कार की बात है। तो इसको समझने के लिए ये हमें दिखाई देता है कि हर इकाई कई टुकड़ों से मिलकर बनी है ना। तो ऐसे दिख रहा है कि इसमें लगेगा कि इसमें स्पेस अंदर नहीं है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि मैंने टुकड़ा नहीं किया है, टुकड़ा
था ही, उसको हमने अलग करके देखा है, आंख से दिख सके। तो अब जब हम इसको देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि हर इकाई कई छोटे छोटे अंशों से मिलकर बनी है और दो अंशों के बीच में बहुत सारा स्पेस है। अब फाइनल पॉइंट यहां आएगा कि जो छोटा सा भी स्पेस, जो टुकड़ा बचा, उसके भी आर पार तो ये पकड़ना पड़ेगा कि हमारा जो नॉर्मल अभी तक का जो देखने का अभ्यास है, या तर्क का अभ्यास है, या कल्पना का अभ्यास है, दो चीजें एक साथ नहीं रह पाती, ऐसा अभ्यास है। क्योंकि इकाइयों में ऐसा ही होता है, कोई भी दो इकाई एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक ही जगह। वो व्यापक रूपी सच्चाई है जिसमें इकाई एग्जिस्ट करती है और व्यापक आर पार बना रहता है। ठीक है, तो जो पारगामीयता है, जैसे मैं भीगा हुआ हूं यदि व्यापक में, है ना, और मैं यदि ऐसे निकल गया, तो यदि जहां पे कण है मेरा, उधर यदि यह व्यापक नहीं होगा तो क्या व्यापक में हिलन डुलन हो जाएगी। जैसे ही मैं आगे जाऊंगा उस जगह को भरने के लिए फिर आना पड़ेगा। पकड़ में आ रहा है? तो जो भीगापन है, व्यापक से इकाई भीगी हुई है, इसका मतलब व्यापक उस इकाई के जहां पर इकाई एग्जिस्ट कर रही है, और व्यापक भी आर पार है ना। इसको चित्र में नहीं ला सकते, माने एक प्रयास है चित्र में डालने का। उसको अपने को तर्क संगत और वृत्ति और चित्त से पकड़ना पड़ेगा, अपने में विजुलाइज करना पड़ेगा कि एक ऐसी सच्चाई है। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि आत्मा से भी सूक्ष्म है, या इकाई से इतनी सूक्ष्म है जैसे पानी रुई से बाहर निकल जाता है आर पार, बट उसको भी ध्यान से देखेंगे तो जहां रुई का कण है वहां पानी नहीं रहता है। इसलिए कह रहा हूं कि दो वस्तुओं में एक घटना नहीं घटती कभी भी, केवल व्यापक रूपी सच्चाई में ये घटना घटती है। ठीक है, अब इसके पारगामीयता को और स्पष्ट रूप से जब देखने जाएंगे, जब जिसको कह रहे हैं कि ऊर्जा स्वरूप है, तब ये पता लगता है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसी छोटे बच्चे को भेजो, कौन आएगा? इधर आओ, देखो इससे मजा आएगा आपको। यहां खड़े हो जाओ। अब तुमको करना है, तुमको ऐसे गोल गोल घूमना है। अब इसको ध्यान से देखना, बस रुक जाओ। अब ये सोचो, हर इकाई व्यापक में ऐसे लगातार घूम रही है, हमेशा घूमती रहती है। ठीक है, और इसकी गति कभी भी कम नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? गति कभी भी कम नहीं हो रही है। फिर से घूमना शुरू करो। अब आप विजुलाइज करो कि जैसे धरती एक एक अंश परमाणु का लगातार घूमता जा रहा है। अब इसके ऊर्जा का स्रोत होने का क्या कारण है? तो दो कारण लोग अधिकांश ऐसा तर्क में आते हैं कि ये इकाई में ही ताकत है और घूम रही है। एक तो क्या आता है, इकाई में ही ताकत है, और लेकिन इकाई कैसी है? सीमित है। इसमें असीमित ताकत नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ देर के बाद नहीं तो थक के रुक स्लो हो जाएगी। तो इकाई लगातार घूम रही है, और इसमें इसकी गति लगातार बनी हुई है। तब ये समझ में आता है कि शायद ये जहां पाई जा रही है वही इसका ऐसा होने का कारण है। तो ये दिखता है यार, ये व्यापक में पाई जा रही है और लगातार घूमती रहती है। तो इससे ये पता चलता है कि व्यापक ही इसके घूमने का या क्रियाशीलता का कारण है। इस अर्थ में इसके घूमने से, और इसको इकाई के जितने भी छोटे टुकड़े करते हैं, जो छोटा टुकड़ा रहता है वो भी घूमता हुआ पाया जाता है। तो इससे पता लगता है कि जो ऊर्जा इसमें पारगामी हो गई है ना। तो इससे, और ये फाइनली अनुभव में क्लियर होता है, बट इससे अपन एक देख के पता लगाते हैं कि इकाई, जबकि ये बार बार आता है, देखो इसमें कोई ये व्यापक ऊर्जा दे नहीं रहा है। ये भी अपन को क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि लेन देन होगा तो व्यापक में क्या हो जाएगा?
गति हो जाएगी, जबकि वो क्रिया शून्य है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि ऊर्जा व्यापक से इसमें जा रही है, इससे व्यापक में जा रही, ये उसमें होने मात्र से क्रियाशील बना रहता है। इसको जब मैं मोटे उदाहरण से देखता हूं, इसी को कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा था कि आमिर खान की फिल्म देख के कई लोगों ने अपनी हेयर स्टाइल बदल ली, है ना? आमिर खान को तो पता भी नहीं है कि कितने लोग उससे प्रभावित होकर के उन्होंने क्या क्या काम कर दिया। तो एक मोटा उदाहरण है, व्यापक ऐसी महिमा है जिसमें होने मात्र से क्रियाशीलता रहती है, व्यापक खुद कुछ करता नहीं है उसके लिए। और प्रेरणा भी देने से नहीं है, प्रेरणा लेने से होती है। तो हर इकाई अपने पात्रता अनुसार उस प्रेरणा को लेकर के व्यक्त कर होता है। तो जो पदार्थ अवस्था है या जो जड़ जगत है, उस प्रेरणा को लेकर के क्रियाशील है इकाई, व्यापक रूप से प्रेरणा लेकर के, व्यापक में प्रेरित होकर के। और जो चैतन्य जगत है वो ज्ञान के रूप में प्रेरित है। इसीलिए ज्ञान स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन सभी क्रियाओं का, अभी भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आज भी हमारी जितनी समझ है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो भी, ठीक है बेटा, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? हित। हित, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हित के लिए। तो भैया हाँ, सभी इकाइयां अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित हैं, बिल्कुल। और जड़ इकाइयां उस ऊर्जा स्वरूप को घूर्णन, परिक्रमण और कंपन में दर्शाती हैं। बढ़िया, चेतन इकाइयां उसी को आशा, विचार, इच्छा और उसी उसमें दर्शाती हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। तो अभी जब जैसे गोविंद भाई या कोई पूछ रहा था ना कि हमको कई बार हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, जीवन विद्या में आने से थोड़ी कार्य की गति रुक जाती है ना? तो कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो अब मैं वो काम कर रहा हूं जिससे सारे काम, जिससे प्रेरित हैं, है ना, उस चीज पर काम कर रहा हूं। क्योंकि ज्ञान जिसके आधार पर सारे काम होते हैं, तो मैं समझने का काम कर रहा हूं जिसके आश्रय में बाकी सब काम है। मूल रूप में देखेंगे तो ज्ञान ही हमारे सारे क्रियाकलाप का आधार है। जिसको जितनी समझ है उसके अनुसार वो क्रियाशील है, काम कर रहा है। बढ़िया। तो इसमें जो अलग अलग आया है कि सत्य, देखिए सत्य क्या है? जो सदा सदा एक जैसा भास में आता है, आभास में आता है ना, अनुभव में आता है। हाँ जी, हाँ हाँ, बढ़िया, रिपीट कर देता हूँ मैं। हाँ, माइक आ गया आपको। हाँ, मतलब गठनशील परमाणु से गठन पूर्ण परमाणु जो बनता है और वो व्यापक में ऊर्जित है, मतलब तो उसी से क्रियाशील और आशा, विचार, इच्छा बनते हैं। तो सबके अलग अलग क्यों है? हाँ, इसको मैं लिख लेता हूँ अभी। 1 to 10 पेज की एक बार यात्रा कर लेते हैं। तो ऐसे देखेंगे तो अपन ने ये कहा कि हर इकाई उसी व्यापक में होते हुए अपने पात्रता अनुसार, इसका मतलब है कि हम सब लोगों की पात्रताएं अलग अलग है ना? तो क्षमता रूप में हम सब में पोटेंशियल उस पूरे ही व्यापक को पूर्ण रूप से व्यक्त कर देने का मानव में पोटेंशियल है। लेकिन अभी जहाँ पे हम सब खड़े हैं, अलग अलग पात्रता के अनुसार हम व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए अलग अलग हमारे आशा, विचार, इच्छा दिखाई देते हैं। बट इसको और डिटेलिंग में करेंगे कि किस तरह से ये जागृति क्रम का हिस्सा है ना? जिस तरह से विकास क्रम, विकास से चैतन्य या जीवन नाम का विकास होता है जड़ से, ऐसी जागृति क्रम, जागृति में कैसे मानव पद प्रतिष्ठा होती है और उसके पहले ये विविधता दिखाई देती है ना? क्योंकि गलतियों में हम अनेक हैं और सही में एक हैं। तो भ्रमित स्थिति में जब उस पात्रता का अर्जन कर रहे हैं, उस योग्यता का अर्जन कर रहे हैं, उस समय में हमें बहुत सारी विविधताएं दिखाई देती हैं। तो सदा सदा एक जैसा सुखप्रद, इसका किसी ने मुझे बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे अच्छा लगता है वो, कि कभी कभी ये होता है हमारे साथ कि हवा भी हमें अच्छी नहीं लगती है ना, या काटती है, या कपड़ा कोई अच्छा नहीं लगता है। ऐसा आज तक कभी आपको नहीं हुआ होगा कि यार इस स्पेस को हटाओ, ये परेशान कर रहा है, स्थूल रूप में भी, है ना? तो इतना सुखप्रद है, माने स्थूल स्वरूप में भी, कि स्पेस से कभी कोई परेशानी हो नहीं सकती। बढ़िया। तो सहस्तित्व ही नित्य है, यही ज्ञान है।
है ना, और सह अस्तित्व में ही नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और परम सत्य स्पष्ट है। तो जड़ जड़ की डेफिनेशन क्लियर हो गई, जो अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा में क्रियाशील है। और चैतन्य वो है जो इकाइयाँ अपने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा से अधिक स्थली में पुंजाकार रूप में, तो जैसे ही जड़ से चैतन्य बनता है तुरंत एक पुंजाकार बनाता है, जीने की आशा के साथ युक्त होता है ना। आगे आएगा कि जैसे ही जड़, जब, इसीलिए इसका नाम एक चेतना है, जड़ के चैतन्य होते समय में इसको चेतना के नाम से जान रहे हैं, व्यापक को। हाँ जी, सेकंड वाली बुलेट, माइक लीजिए। भैया भीगा तो क्लियर हो गया, बहुत कि बढ़िया। वो पारगामी होने की वजह से सत्ता में सत्ता में होने मात्र से अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। बहुत बढ़िया। वो ऊर्जा संपन्नता क्लियर हो गई। लेकिन जो डूबा हुआ है और घिरा हुआ है उसमें अभी भी स्पष्टता नहीं है। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि डूबा है इसका मतलब कि चारों तरफ से है ही। हाँ, तो उसमें घिरा का मतलब हम बोल रहे हैं कि वो पारदर्शी की वजह से बोल रहे हैं, नहीं, जिसमें नहीं। नियंत्रण है। बढ़िया बढ़िया, इसको फिर से देख लेते हैं। घेरा को स्पेशली इसलिए कहा गया कि कई बार ये संभावना हो सकती है कि आप डूबे हैं लेकिन घिरे नहीं हैं। हाँ, उदाहरण जैसे पिछली बार किसी ने बताया था कि एक कोई बर्ड होती है ना, वो पानी में डूबती है, अपने शिकार को ले आती है लेकिन भीगती नहीं है, पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता है, उसका सरफेस टेंशन का ऐसा डिजाइन है जहाँ पे पानी उसको टच नहीं करता। तो ये हो सकता है कि आप डूब जाएं, जैसे पानी में आप एक पॉलीथीन का एक, है ना, स्विमिंग सूट पहन के डूब जाएं, तो आप पानी में डूबे तो हैं लेकिन पानी से घिरे आप कपड़े से हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको बताया जा रहा है कि डूबा भी है, घिरा भी है और भीगा भी है। जैसे मैं, हाँ, सब मतलब बिल्कुल उससे कोई और बचने का कोई डिजाइन नहीं है। जैसे एक बॉल लें, है ना, और उसके ऊपर कोई और हम एक लेयर लगा दें और फिर इसको पानी में डुबा दें, तो ये पानी से डूबी तो है, भीगी नहीं है, ये घिरी नहीं हुई है। इस अर्थ में कह रहे हैं। माने दोनों भी, ये भी हो सकता है कि ये भीगी भी हो, माने इसमें कोई लेयर छूट नहीं रही है, इसमें डूब भी गई, अंदर से भीग भी गई, बट एक लेयर है तो घिरी नहीं है। तो ये कह रहे हैं डूबी, भीगी और घिरी है, तीनों चीजें हैं। उसका आगे डिटेलिंग आएगी कि किसकी वजह से क्या उसमें महिमा संपन्नता है, डूबने की वजह से क्या हो रहा है, घिरे होने की वजह से क्या है, और भीगे होने की वजह से क्या हो रहा है। अजय भाई, हाँ जी, वो मैंने जो इसको समझा, हाँ बताइए। शायद वो आदित्य का सवाल भी वही था और इन भाई का सवाल भी वही है कि जैसे मैं भी इकाई हूं, तो ये पूरा व्यापक ही व्यापक है, तो मैं व्यापक में डूबा हुआ हूं, मेरे ऊपर व्यापक है और मेरे चारों तरफ भी व्यापक है, तो मैं व्यापक में घिरा हुआ भी हूं। और मैं परमाणु से बना हूं, परमाणु में अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में भी गैप है, वो गैप ही स्पेस से व्यापक है। तो वो हमारी चूंकि आंखों से नहीं दिखता है इसलिए हमको दिख नहीं रहा है वो, लेकिन जो विज्ञान पढ़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि तो इस सृष्टि में हर इकाई, चाहे मिट्टी हो, चाहे पेड़ हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सभी परमाणु से बने हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में स्पेस है वो व्यापक है। तो इसका मतलब हमारे अंदर भी, जो आपकी आंखों से नहीं दिख रहा है, मेरे अंदर भी परमाणु जो अरबों हैं उनके अंदर भी व्यापक है। तो मैं भीगा हुआ भी हूँ, डूबा हुआ भी हूँ और घिरा हुआ भी हूँ, ऐसा है शायद। ना, बिल्कुल बढ़िया, गुड, सब तक पहुंच गया, संप्रक्तता, बहुत बढ़िया। तो दूसरे बुलेट में क्या चीज है? जागृत मानव ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में गण्य है या गिना जाता है। दृष्टा पद प्रतिष्ठा किसको कह रहे हैं, है ना? हाँ जी,
तो चैतन्य इकाई अपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की सीमा से अधिक स्थली में पुंजाकार रूप में, तो जो सोम भाई एक अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, हाँ बनी हुई है, अच्छा हो ये रहा, ये तो बना ही हुआ है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो जीवन रूपी इकाई है, ये इसमें से 3 डायमेंशनली है ना, ये घूमती रहती है इसमें। तो एक तरह से माने यदि आप, जब मैं शरीर के साथ हूं, इसमें ही एक सूक्ष्म शरीर है ना, जीवन पूरे उसमें चल रहा है ना। तो ये इसका नाम पुंजाकार है। ये जो एक और चीज बन जा रही है इससे, शरीर जीवन के घूमने से, है ना, इसको कह रहे हैं पुंजाकार। नहीं, मतलब मेन क्वेश्चन है कि अपनी सीमा से अधिक स्थली में। हाँ, अपनी सीमा से अधिक का मतलब है कि ऐसे देखेंगे तो ये छोटा सा अंश है, ये भी एक छोटा सा परमाणु है ना, लेकिन इस पूरी स्थली में इस पुंजाकार को बनाए हुए, ऐसे तो छोटा सा परमाणु है। जीवन जो है एक छोटा सा परमाणु है, लेकिन फिर इसने क्या किया, अपने आप को पूरे शरीर में एक पुंजाकार के रूप में बनाया हुआ है। जैसे जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, है ना नम्रता बहन, जब आप छोटे थे। पर भैया इसमें तो ऐसा कहा गया है कि जो अपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, मतलब ये जो डायग्राम बना है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आ गई, उससे अधिक स्थली में क्रियाशील। हाँ, वही कह रहा हूं। तो पहले जीवन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो इतनी सी है, ये जो डायग्राम बना है, जीवन की यदि देखेंगे तो एकदम सूक्ष्म चीज है। तो जैसे जब हम और आप, मैं जब इतना छोटा था, तब मैं कितने में क्रियाशील था, तो मेरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो इतनी सी है। ये जो डॉट है पेन का, किसी यदि परमाणु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखेंगे तो ये डॉट में तो लगभग कुछ 10 लाख 20 लाख, उससे भी छोटा अंश में जीवन है। हाइड्रोजन का परमाणु भी उतना ही छोटा है उसी स्वरूप में, उससे अधिक में मैं क्रियाशील हूं। आप क्या मान रहे हैं, इसी को पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, इसको जीवन मान ले रहे हैं, इसलिए वो है ना। तो जब मैं छोटा रहता हूं तो मैं इतने में क्रियाशील हूं, मैं बढ़ता जा रहा हूं तो भी इतने में क्रियाशील हूं। और मेरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब कह रहे हैं तो ये है मेरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उससे अधिक क्षेत्र में मैं क्रियाशील हूं, इसको कह रहे हैं उस पुंजाकार स्वरूप में। ये ठीक हो गया सभी को, है ना, किस तरह से पुंजाकार है। तो जागृत मानव ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में, तो दृष्टा पद से कितने लोगों को क्लियर हुआ? दृष्टा पद कौन बताएगा, दृष्टा पद क्या है? हाँ जी, दिनेश भाई को दीजिए दृष्टा पद। अनुभव संपन्नता। बहुत बढ़िया। तो दृष्टा पद का मतलब है जैसी सच्चाइयां हैं उनका मैं दृष्टा हो गया हूं। जैसी सृष्टि है वैसी मेरी दृष्टि हो गई है, इसका नाम है दृष्टा पद। माने मैं सारी सच्चाइयों का अस्तित्व का दृष्टा हो गया, है ना। तो अस्तित्व में जो भी सच्चाइयां हैं, और जिसको दिनेश भाई कह रहे हैं बेसिकली व्यापक में अनुभूत होने से, अनुभव संपन्न होने से, तो जागृत मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में गण्य है। और मानव की परिभाषा स्पष्ट है। किसकी परिभाषा हो रही है? मेरी अपनी, आपकी परिभाषा है ना। कई बार हम जब मानव की परिभाषा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कोई मानव है उसकी परिभाषा पढ़ दें। तो ये हम और आपको परिभाषित किया जा रहा है कि मैं, आप अपने में देखिए, क्या आप ऐसा हैं कि नहीं है कि आप मनाकार को साकार करते रहते हैं और मेरा मन स्वस्थ रहे। मन स्वस्थता का मतलब मैं सुखी रहूं, उस सुखी होने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो हम सब की डेफिनेशन है ये कि मैं मनाकार को साकार करने वाला हूं और मेरा मन स्वस्थ रहे, इसका मैं आशा करता हूं जब तक स्वस्थ हो ना जाए। एक बार जब स्वस्थ हो गया, मतलब मैं सुखी हो गया,
फिर उसको मैं प्रमाणित करना चाहता हूँ अपनी परस्परताओं में, है ना। तो ये मानव की परिभाषा। बढ़िया। ये एक पॉइंट और स्पष्ट चाह रहा था मैं आपसे। हाँ, हाँ। पिछले शिविर में सोम भाई ने बोला था, वो थोड़ा जल्दीबाजी में बोल दिया, तो वैसे जो समझ में आया बता रहा हूँ सही है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि में जितनी इकाइयां हैं, हम सब मिलके, ये हॉल मिलके पूरी दुनिया में सबको अगर कंप्रेस कर दिया जाए तो हमारे अंदर इतना व्यापक, इतना स्पेस है, इतना खालीपन है, खाली स्थान है कि सब एक फुटबॉल की साइज में आ जाएगा। अगर सारे उन परमाणुओं को कंप्रेस करके ये ठीक है। पूरी सृष्टि सही है कि ये? नहीं, सृष्टि का नहीं, धरती का कह रहे थे। हाँ, धरती, ओके, धरती। अपनी धरती को, ये तो कैलकुलेशंस हैं आराम से, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस और अंशों के बीच में जो परमाणु में जो स्पेस है ना, उसको यदि कंप्रेस करेंगे तो एक फुटबॉल में धरती हो जाएगी। तो वो आदित्य का जो सवाल था ना, आदित्य का सवाल थोड़ा उससे गहरा है। हाँ। इवन जब फुटबॉल भी कर देंगे तो उसमें भी स्पेस आर पार रहेगा। मतलब पूरी धरती के परमाणु अंशों को मिला देंगे तो मैं फुटबॉल ये जो पूछ रहा बनेगी। था कि जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में स्पेस पाया जाता है। हाँ, हाँ, मेरा ये पूछना था कि इलेक्ट्रॉन के भी टुकड़े करेंगे, न्यूट्रिनो right, होएगा, right, उसमें भी अंदर खाली स्थान पाया जाता है। बस तो आपने जैसा कहा कि हमारे इंद्रिय गोचर ज्ञान में, इंद्रिय गोचर में दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, बस जबकि खाली स्थान और इकाइयां वहाँ साथ साथ है। ये मुख्य बात है। तो इवन जब जैसे हमने ये सुना था कि जहाँ इकाइयां हैं वहाँ खाली स्थान है ही, पर जहाँ खाली स्थान है वहाँ जरूरी नहीं है कि इकाइयां हो। बहुत बढ़िया। जब हम फुटबॉल भी बना दें उसको, तब भी स्पेस तो आर पार ही है। को देख रहे हैं, सारी इकाइयां खंड खंड रूप में दिखाई दे। हेलो हेलो। हेलो, अच्छा उधर ही हिल रहा है, ठीक है। हम चाहें कि इसके दो हिस्से कर दें, है ना, तलवार से दो कर दें, तो इसको हम खंड नहीं कर सकते, क्योंकि तलवार भी व्यापक में ही डूबी भीगी घिरी है ना। तो इकाई, सारी इकाइयां खंड खंड में है ना। खंड का मतलब ही है कि उसकी हम बाउंड्री को पहचान पाते हैं। इसीलिए इससे पता चलता है कि मैं भी अखंड होकर के जीना चाहता हूँ। ये प्रेरणा क्यों आ रही है? व्यापक वस्तु का चर्चा करने से क्या पता लगता है कि मेरे में, चूंकि मैं इसमें डूबा भीगा घिरा हूँ और इसी से ऊर्जित हूँ, जड़ चेतन, जड़ जगत, और चैतन्य के रूप में मैं इसी से प्रेरित हूँ, इसी से प्रेरणा लेता हूँ। इसीलिए मैं इसके जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी व्यापक के लक्षण हैं, उन लक्षणों से मैं स्वयं संपन्न हो जाना चाहता हूँ। ये मेरे में अपने आप प्रेरणा बनी हुई है। जैसे व्यापक समान रूप से प्राप्त है, मैं भी नहीं चाहता कि मुझे भेदभाव करना पड़े दो लोगों के बीच में। मैं समान रूप से, है ना, समान भाव से मिलना चाहता हूँ लोगों के साथ। तो इस तरह से देखेंगे तो ये पता चलेगा किस तरह व्यापक ही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और चूंकि व्यापक अखंड है और सभी को समान रूप से प्राप्त है, आप में भी वही सब प्रेरणाएं हैं जो मेरे में प्रेरणा है। तो हम एक ही चीज से प्रेरित हैं, इसलिए हम सब में एक ही तरह की प्रेरणाएं पाई जा रही हैं। एक डिस्टिंक्शन ध्यान यदि आपका गया है, अनंत और व्यापक। कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में व्यापक कैसा बोले, अनंत फैला हुआ है ना। इसको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं शब्द को।
तो अनंत का मतलब है एक 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 गिनती के अर्थ में अनंत है, जिसको गिना ना जा सके या जिसके गिनने की आवश्यकता ना हो उसको अनंत कह रहे हैं, है ना। व्यापक को एक नहीं कह रहे हैं। हाँ बढ़िया, कई लोगों को लगता है व्यापक तो एक ही है, व्यापक एक नहीं है। कौन एक्सप्लेन करेगा व्यापक एक नहीं है? खुशबू कह रही व्यापक एक ही है। तो हाँ, एक क्यों नहीं है? हाँ, एक को कहते हैं जिसके चारों तरफ, तो इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री हम नहीं बना सकते, इसलिए व्यापक एक नहीं है, व्यापक असीम ही है, या व्यापक है ना, व्यापक ही है। तो उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय है। इसीलिए मुस्लिम परंपरा में इसको अद्वितीय के नाम से कहा है, या जिसका कोई द्वितीय ना हो, इस जैसा कोई नहीं है। इकाई में इकाई कोई ऐसी नहीं है जिस जैसी इकाई ना हो, और व्यापक ऐसा जिस जैसा कोई दूसरा। हर इकाई मल्टीपल फॉर्म में है, लोहा है तो कई हैं, जीवन है तो कई हैं, कितनी भी जड़ इकाइयाँ हैं तो एक जैसी अनेक हैं, लेकिन व्यापक जैसा और कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है, दूसरी कोई रियलिटी नहीं है। बढ़िया, पेज नंबर 3। व्यापक सत्ता, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन या आपको इन दोनों को पढ़ के आप में कोई अच्छा कुछ स्पष्ट हुआ हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं टीम, मतलब ग्रुप के लिए। ये तो सोम भाई का फेवरेट है ना, इसको सोम भाई बोलते ही रहते हैं, और ये है ही इतना महिमा संपन्न सूत्र कि वही व्यापक ही है ना। इस पर चर्चा हुई भी है सुबह के उसमें, कि व्यापक ही अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, समाधान बराबर सुख, व्यवहार काल में न्याय अर्थात उभय तृप्ति के रूप में, और व्यवसाय काल में नियम पूर्वक या संतुलन पूर्वक, प्रकृति में संतुलन पूर्वक समृद्धि के रूप में उपलब्ध है, प्राप्त है, या मानव के द्वारा व्यक्त होता है। इसमें सर ये थोड़ा स्पष्ट करो, मानवीयतापूर्ण व्यवहार में लिखा है वित्तेषणा पुत्तेषणा, हाँ, ये बिल्कुल लोकेशनात्मक प्रवृत्ति से युक्त कैसे लिख रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया, युक्त कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा ऐसा लगता है कि यार वित्तेषणा माने, वित्तेषणा मतलब धन बल कामना, धन बल की कामना, वित्तेषणा। वित्त माने होता है, वित्त मंत्रालय होता है ना, है ना, हमारे सीए साहब बताएंगे, वित्त मंत्रालय बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को, है ना, बजटिंग। तो वित्तेषणा का मतलब होता है धन, तो धन बल कामना। तो मानवीयतापूर्ण व्यवहार क्या है? धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणापूर्ण स्वभाव, जो यहाँ पर टेबल बनाई थी स्वभाव की, न्याय, धर्म एवं सत्यपूर्ण दृष्टि, और वित्तेषणा, पुत्रेषणा एवं लोकेशणात्मक प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण व्यवहार है। ओके ओके ओके, समझ में आ गया। ठीक है, तो मानव पढ़ेंगे तब समझ में आता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि धन बल कामना होना, देखो ये इम्पोर्टेंट भी है काफी। नहीं सर, वित्तेषणा का मतलब तो वित्त की तृष्णा, मतलब पैसे की भूख। हाँ, भूख में, और मतलब पुत्र की इच्छा। हाँ ये ठीक है, मतलब लोकप्रियता, नाम की भूख। हाँ यस, तो इन तीनों से युक्त कैसे होगा? हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो धन बल कामना, पुत्रेषणा माने जन बल कामना या पुत्र की कामना जिसको कह रहे हैं, और यश, लोकेशणा माने यश बल कामना। इससे युक्त होना मानवीयता है, और अभी हमें लगता है यही सब तो अमानवीयता का कारण है। ओह, ये सब अभी कामना रखना मानवीयता है? और क्या। ओके। भैया तीनों में जो यहाँ सामने, हाँ हाँ, तीनों में जो आया है, जैसे वित्तेषणा यानी वित्त और एषणा, है ना, ऐसे ही शायद पुत्र प्लस एषणा, तो हाँ, एषणा का मतलब वही है जो कामना आपने हाँ हाँ वही एषणा, एषणा मतलब कामना, कामना, एषणा त्रय इसको बोलते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हम, हाँ फोन दीजिए भैया हिमांशु भाई, माइक।
ये स्पष्ट होने से काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ये हमारे आदर्शवादी चिंतन के हिसाब से यही तो समस्या है। हाँ 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 जी। हेलो। भैया, अनुभव काल में आनंद के रूप में व्यक्त है, तो हाँ। अनुभव काल मतलब क्या? जैसे जीवन की 10 क्रियाएं हैं, तो उसमें एक ऊपर क्रिया अनुभव है, आत्मा की क्रिया अनुभव। तो आत्मा की क्रिया जो अनुभव है, तो उसके केस में मतलब वो तो एक स्थिति क्रिया है। बिल्कुल तो ठीक है। वो गति क्रिया तो है नहीं कि बिल्कुल वो ठीक तो है। एक टाइम पे है। बहुत बढ़िया। तो अनुभव काल मतलब क्रिया की अवधि काल हम लोग जो बोलते हैं, तो वो बिल्कुल। एक समय से एक समय के बीच में, वैसे मैं काल समझ रहा हूँ जो है वो। बिल्कुल ठीक है। तो अनुभव काल कैसे, मतलब बहुत तो बढ़िया। वो हमेशा अनुभव में रहना कि क्या मतलब? बहुत बढ़िया। तो ये बढ़िया सवाल है हिमांशु भाई का। तो देखिए, हम क्या हो रहा है कि मानव के 4 आयाम हैं। या तो मैं अनुभव में हूँ, ये जागृत मानव की बात कर रहे हैं ना, अनुभव संपन्न है। तो या तो मैं अनुभव में रहता हूँ, या विचार कर रहा हूँ, या व्यवहार कर रहा हूँ, या फिर कार्य कर रहा हूँ, या व्यवसाय कर रहा हूँ। ये 4 आयाम, जैसे अभी हम अपने आप को भी देखें, तो मैं या तो व्यवहार कर रहा हूँ, या कोई कार्य कर रहा हूँ, या फिर मैं विचार कर रहा हूँ, है ना। अनुभव अभी शेष है ना, कुछ भाव के साथ जिसकी निरंतरता नहीं रहती, यहाँ पर वो निरंतरता है। तो एक तो ये बात है कि जो अनुभव संपन्न होने के बाद, हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता बनी रहती है, तो वो अनुभव काल में निरंतर ही बना रहता है आनंद में। एक तो ये हो गया। लेकिन जब भी विचार करता है, इसी से जुड़ा हुआ है, वस्तु वास्तविकता को पहचान लिया, बिल्कुल ठीक है। तो जब विचार भी करता है, अनुभव भाव, जैसे भाव को भाव कह रहे हैं, भाव के होने की स्वीकृति, और उसका जब विश्लेषण करता है, जब अस्तित्व का सहअस्तित्व का विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसमें हर समय समाधान बना रहता है। तो जब विचार कर रहा हूं तब भी सुख में हूं, है ना, क्योंकि विचार कैसा है? समाधानपूर्ण विचार है। जब मैं व्यवहार कर रहा हूं, जब भी किसी के साथ व्यवहार कर रहा हूं, तो उसमें क्या है? हमेशा न्याय बना रहता है, इसलिए उभय तृप्ति बनी रहती है, या स्वयं को तृप्ति बनी रहती है जब एक पक्षीय न्याय कर रहे हैं। और व्यवसाय काल में संतुलन पूर्वक, नियम पूर्वक कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरह से इससे क्या हो रहा है, अभी देखो, अभी भी बहुत सारी जब हम साधनाएं करते हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा अपने आप के साथ बैठने से कुछ समय के बाद एक मेरी भाव की स्थिति बनती है जिसमें अच्छा लगता है। लेकिन उससे बाहर निकलते ही, जैसे ही घर में बच्चे के साथ डील करते हैं, है ना, भाई के साथ डील करते हैं, क्लाइंट के साथ डील करते हैं, कुलीग के साथ डील करते हैं, तो हमें बार बार लगता है यार वापस चलो, है ना, फिर से वही करते हैं, इसमें तो हमारा गड़बड़ा गया। क्योंकि ये जो भाव की स्थिति बनती है वो इधर स्थिर नहीं रहती है, विचार में और व्यवहार में और कार्य में। तो इसलिए अधिकतर साधकों को ये जो स्थिति है, साधना काल की स्थिति, इसको लंबा करना पड़ता है। और उनको एक समय के बाद ऐसा लगता है यार 3-3, 4-4, 6-6 घंटे अपने साथ ही बने रहो। क्यों? क्योंकि जैसे ही भाव से विचार में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, वो स्थिति गिर जाती है। तो अनुभव संपन्नता के बाद, इसीलिए मैं ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये जो कामना है और इधर जो विचार से मुक्त होने की बात है। विचार, व्यवहार और व्यवसाय से लोग मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो उनका जो अनुभव में जैसा लग रहा होता है, जो भाव की स्थिति रहती है, वो निरंतर नहीं बनी रह पा रही। जबकि यदि वास्तविकताएं जैसी हैं, या हमें विचार में समाधान युक्त विचार करना आ जाए, तो हमें फिर विचार से मुक्त होने की जरूरत नहीं है। यदि हमें व्यवहार में न्याय करना आ जाए, तो हमें व्यवहार से भागने की जरूरत नहीं है। यदि व्यवसाय में नियमपूर्ण व्यवसाय पकड़ में आ जाए, तो व्यवसाय से भागने की जरूरत नहीं है।
वही ईश्वर, वही व्यापक, वैसी ही हमारे मनोभाव की स्थिति विचार में भी बनी रहे, व्यवहार में भी बनी रहे, कार्य में भी बनी रहे। इसी आधार पे 24/7 हैप्पीनेस का सिद्धांत समझ में आता है। अदरवाइज ये 24/7 करने का हमें कोई तरीका ही नहीं समझ में आ रहा है। हमें सिर्फ ये लगता है कि बस अपने में रहने से ही हो पाएगा, और जो कि संभव नहीं होता, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ करने के लिए वापस आना पड़ता है। तो ये जो 4 आयाम है, तो किसी 4 में से कोई भी एक आयाम में कभी भी हो सकते हैं। हाँ, इसलिए तो किसी भी आयाम में रहो, वो तृप्ति बनी हुई है। एक साथ 2 नहीं हो सकते ना आयाम? नहीं, बढ़िया। अब देखिए, बहुत बढ़िया। जब भी विचार करेगा उसमें अनुभव समाहित रहता है। व्यवहार में दोनों समाहित रहते हैं, कार्य में तीनों समाहित रहते हैं। क्योंकि समाधानित विचार है तो अनुभव है ही, उसके बिना कैसे होगा, है ना? तो जो विचार अनुभव, इसलिए अनुभव सम्मत विचार रहता है, और विचार के आश्रय में ही सारे व्यवहार और कार्य होते हैं। इसीलिए अनुभव की रोशनी में, जब बोल रहे हैं ना अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो ये सारा का सारा फिर अनुभव की रोशनी से, माने आत्मा में अनुभव होने से उसमें मेरा बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन सराबोर हो जाता है, तो अनुभव संपन्न ही हो जाता है सारा, तो बिल्कुल समय रहता है उसमें अनुभव। अभी अनुभव तो जैसे शरीर की जितनी यात्रा है, हाँ। समझो कि जब जागृत हो गया मानव, हाँ जी, उसकी शरीर की जितनी यात्रा है उतने टाइम ही रहेगा अनुभव का। हाँ। और ये बढ़िया। अब देखिए, अभी हिमांशु ने, किसने बोला था पीछे? पार्थ ने। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अनुभव तो तब तक ही, अनुभव किसको हुआ है? जीवन को। तो शरीर से उसका क्या लेन देन है? बट जब वही जीवन, हाँ। एक बार अनुभव हो गया जीवन को, हाँ। समझो, तो अभी शरीर छोड़ दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट शरीर में अगर जाएगा, हाँ। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वो फिर अनुभव स्टेट पे ही जाएगा। अरे भाई देखो, बढ़िया। जैसे आपको ड्राइविंग आ गई, अब आपने कार बदल दी, मारुति की जगह डिजायर में चलाने लग गए या BMW में बैठ गए, तो ड्राइविंग करने वाला कौन है? जीवन। तो आप में जो ज्ञान संपन्न, जो आपकी अनुभव संपन्नता हो गई, वो तो बनी हुई है। कार बदल रहे हैं अपन, कपड़े बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, है ना? तो अनुभव संपन्नता तो जीवन को हुई है। तो अनुभव संपन्नता, भाव संपन्नता होने के बाद उसकी निरंतरता है। ये जो मैंने बनाया था ना, एक हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जीवन दूसरा शरीर को चूज करता है, नहीं समझो कि ये शरीर का लाइफ खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा शरीर चूज करता है, तो वो शरीर फिर जागृति होगा। हाँ, अभी अपन कि उसको जागृति क्रम में टाइम, थोड़ा कम टाइम लगेगा। नहीं, अभी उसकी बात करेंगे, मतलब शरीर छोड़ने के बाद। पहले तो ये समझ में आ जाए कि ये जो घटना घट रही है वो शरीर के साथ नहीं घट रही है, बल्कि जीवन में घट रही है। तो मेरी कोई स्थिति आ गई है तो वो निरंतर बनी रहेगी, है ना? उस शरीर के डायमेंशंस में क्या होता है उसको बाद में आएगा डिटेलिंग। बढ़िया। तो एक बार इसीलिए कह रहे हैं कि एक बार अनुभव संपन्न हो गया, पूर्णता के बाद पूर्णता की निरंतरता है, उसकी निरंतरता बनी रहती है। हाँ जी, माइक दीजिए। बढ़िया। अभी जनबल कामना, धनबल कामना, इस पे होना है चर्चा। हाँ जी। मतलब अनुभव होने के बाद ही विचार काल में, वो विचार काल, व्यवहार काल और कार्य वो बाद में बिल्कुल, मतलब ऊपर नीचे, या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसकी निरंतरता तो उसके बाद ही आती है। मतलब अनुभव नहीं है फिर भी विचार काल में समाधान हाँ है। वो जो अभी अपन जो कर रहे हैं, अब किसी और की अनुभव की रोशनी में मेरे विचार सधना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति है अनुभव के बाद, ये सहजता है। अनुभव संपन्न एक बार में हो गया, तब तो मेरे अनुभव के अनुरूप विचार, विचार के अनुरूप व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार, उसके अनुरूप व्यवसाय। ये मतलब कहने का मतलब ये कि जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक विचार, व्यवहार और कार्य ठीक नहीं होंगे। नहीं, उसी की तो बात कर रहे हैं। एक तो ये है कि जब अनुभव हो गया तब तो हो ही गए। अब बात आई, अभी अपने को नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, सतर्कता पूर्वक, ये जो अनुभव की रोशनी में सही का प्रस्ताव नहीं है, तब तक हम गलती करना होगा ही, गलती की समीक्षा ही नहीं होती है। तो अब अपने पास क्या आया, एक सही का प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव से जब मेरी सहमति बनती है तो मैं देखता हूँ धीरे धीरे मेरा व्यवहार
पहले सबसे पहले मेरा विचार नियंत्रित होना शुरू होता है। अभी अपने को अनुभव नहीं हुआ है, बट उसकी रोशनी में अब जब मैं तर्क लगाता हूँ और तर्क संगत लगता है और मुझे लगता है ये बात तो ठीक है, हमें वस्तु की जगह व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, परस्परता में, संबंधों में अपेक्षाएं जो हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। जब मैं एक दूसरे को, व्यक्ति को, ये हमें लगता है कि ये भी मेरे ही जैसा है, ये बहुत सारे सूत्र, अभी अनुभव संपन्न नहीं हो रहे हैं अपन, अभी अपन क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सूत्रों को सुन रहे हैं, उन पर अपना तर्क लगा रहे हैं, उस तर्क में स्वनिरीक्षण पूर्वक उसको ठीक पा रहे हैं, इससे मेरा विचार बदल रहा है और उस विचार के आश्रय में मेरा कार्य और व्यवहार, लेकिन ये निरंतरता नहीं आ रही है। इसीलिए हम सब लोग ये बोलते हैं कि एक बार यहाँ से जाते हैं 2 वीक तक तो ठीक रहता है, या जब इसीलिए सोम भाई ने शुरू में जो एक्सरसाइज दी थी उसमें पूछा था कितने % टाइम इसको कर पाते हैं, 10%, 20%, 30%। तो अभी इसमें निरंतरता बनने के लिए अनुभव संपन्न होना जरूरी है। उसके पहले किसी और की अनुभव की रोशनी में उन चीज़ों को मैं जांचता हूँ और उससे ही मेरा विचार, व्यवहार और कार्य नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। अच्छा, और आपने जो साधक का एग्जाम्पल दिया कि हाँ, वो जो ध्यान करते हैं, हाँ, तो जब तक वो ध्यान करते हैं तो काफी सुनते हैं कि बिल्कुल तब तक उनको आनंद मिलता है, आनंद मिलता ही है। क्या उतने टाइम तक उनको अनुभव हुआ, ऐसा कह सकते हैं? हाँ वही, अभी अब जब यहाँ पर अनुभव, जैसे इसीलिए अब इन शब्दों को पहचानना पड़ेगा कि जब यहाँ सुख कह रहे हैं तो हम जो नॉर्मल सुख माने रहते थे, क्षणिक सुख, अब पूरे दर्शन में अब आप सुनेंगे तो सुख कह ही उसको रहे हैं जो निरंतर है ना। तो अनुभव कह ही उसको रहे हैं जो निरंतर है। ये बात ठीक है कि अच्छी स्थिति को पाते हैं, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनमें एक स्थिरता रहती है, वो 4 घंटे 6 घंटे जो भी साधना करते हैं उसके बाद भी बनी रहती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और मतलब ये जो 4 आयाम है वो मतलब सेपरेटली समझ में आता है कि अनुभव काल में आनंद क्या है, विचार काल में मतलब वो समाधान क्या है, व्यवहार में न्याय, और दूसरा हमने अभी स्टार्टिंग में एक एक्सरसाइज की व्यापक की, हाँ व्यापक जी, को फील किया, ठीक, बिल्कुल असीम है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है, तो वो व्यापक भी सेपरेटली समझ में आता है, ये 4 स्टेज भी सेपरेटली समझ में आता है। पर यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है कि व्यापक सत्ता अनुभव काल में आनंद के रूप में व्यक्त होती है, विचार काल में समाधान के रूप में व्यक्त होती है, तो वो दोनों का जो रिलेशन कैसे व्यापक सत्ता कैसे व्यक्त होती है, हाँ, बढ़िया। तो बेसिकली अब आप जैसे देखेंगे तो ये पता चलेगा कि व्यापक ही ज्ञान है ना। तो व्यापक ही मेरे से मैनिफेस्ट हो रहा है चैतन्य जगत से। जैसे जड़ जगत में जो क्रिया है वो भी ऊर्जा के रूप में कर रहा है इकाई, ऐसे ही ज्ञान ही मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो इसी को जब और ध्यान से देखेंगे तो परस्परता में जो न्याय है ना, वो बेसिकली क्या है, एक हम अपने में एक अच्छी निश्चित दूरी को पहचान रहे हैं, जिसको अच्छी निश्चित दूरी भी जो कहा था, माने हम दूसरे को भी स्पेस दे पा रहे हैं, हम भी एक अपने स्पेस में बने रहते हैं, इसमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, है ना, इसको कह रहे हैं। तो इसको जब अपन और डिटेल में उसको जब समझने की कोशिश करेंगे कि कर क्या रहा हूँ मैं, न्याय माने क्या कर रहा हूँ, है ना, तो ये पता लगेगा कि कोई वस्तु का लेन देन नहीं है न्याय। तो फिर क्या है, तो वो जो 2 ही चीज़ें बची, या तो इकाई है या पूरे अस्तित्व में 2 ही वास्तविकताएं हैं, या तो इकाई है या व्यापक है। तो ये जितने भी संबंध में जो मूल्यों की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो 30 मूल्य लिखे हैं, जब हम मूल्यों की बात करेंगे, इनके तात्विक स्वरूप को पहचानने जाएंगे कि ये तत्व रूप में है क्या चीज़, मूल्य स्नेह क्या चीज़ है, विश्वास क्या चीज़ है, सम्मान क्या है, तो ये पता लगेगा व्यापक का ही मैनिफेस्टेशन है मेरे द्वारा। तो उसको और गहराई में देखेंगे तो आप वस्तु देखिए, क्या हम पूरा अध्ययन जब हम करते हैं तो 3 तरह से अध्ययन कर रहे हैं। एक है उसका तात्विक पक्ष, और एक है उसका व्यवहारिक पक्ष, और उसको जोड़ने के लिए एक है हमारा तर्क, जिसको कहते हैं तार्किक पक्ष। जैसे हम सबको, बहुत सारे लोगों को पानी H2O है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना, इससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसके व्यवहारिक पक्ष से काम करते हैं, यार पानी प्यास बुझाता है, हो गया अपना काम, है ना। लेकिन एक वैज्ञानिक को कुछ करना है तो उसको पता लगाना पड़ता है H2O से मिलके बना है ना, क्योंकि वो बहुत सारे जब पानी की और जगह जब उपयोग करना चाहता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ही क्यों है, इसका हाइड्रोजन भी 105 डिग्री पे लगे हुए हैं, उसके बहुत सारे जब वो डिटेलिंग में जाता है तो ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही अब जब हम तात्विक पक्ष में बात कर रहे हैं जीवन की या व्यापक की, तो ये जो बात आ रही है कि बेसिकली स्नेह, विश्वास, सम्मान, ये व्यापक ही है,
आनंद, ये तात्विक एंगल से बात की जा रही है। व्यवहारिक एंगल से देखेंगे तो परस्परता में स्नेह, विश्वास है ना, उस पर, इस बात पर भरोसा कर पाना कि ये भी मेरे जैसा सुखी होना, ये सब अब व्यवहारिक पक्ष है। तो इसकी कनेक्टिविटी को देख रहे हैं, ये आ क्यों रहा है ऐसा, है ना। तो तीनों आयाम से बात कर रहे हैं। शुरू में कुछ लोगों को वो व्यवहारिक पक्ष ही अपील करता है, उनको लगता है यार इसकी क्या ज़रूरत है। किसी को जैसे अपने आदित्य भाई पूछ रहे हैं, नहीं वो भीगापन समझना है। अब कोई बोले यार इसमें क्यों इतना, तो वो तात्विक पक्ष से समझना चाह रहे हैं, यार ये कैसे है, भीगा कैसे कह दिया। लेकिन फाइनली अपन देखेंगे कि यदि हमें अनुभव की स्थिरता चाहिए तो हमें दोनों पक्षों पर, तीनों पक्षों की कनेक्टिविटी को पकड़ना पड़ेगा, व्यवहारिकता भी, तात्विकता भी और तार्किकता भी। तभी हमारा विचार अपने लिए वो केवल इससे सच सकता है, व्यवहारिक पक्ष से अपने लिए। लेकिन जब हम उसको अपने से अपनों में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जब उस बात को हम अपने बच्चों में, समाज में, शिक्षा में, इसमें जब ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फिर हमें तात्विक और तार्किक पक्ष को आवश्यकता बन जाती है। तो किसी समय हमारी आवश्यकता बनेगी जब हम अपने बच्चे को बताना चाहेंगे, तब आपको लगेगा यार ये तो हम बोलते हैं बस ऐसा ही है मान लो, वो मानता नहीं है। तब हमें लगता है कि हमारे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं, तो फिर हमें डेप्थ में जाना पड़ता है, क्योंकि वो तो तर्क लाएगा कि मम्मी क्या बात कर रही है, ऐसे बोल रहे, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो ऐसे होता है। तो फिर हमें तर्क को सजाना पड़ेगा और उसकी डेप्थ में जाके तात्विक स्वरूप में वस्तु क्या है इसको पहचानने की जरूरत पड़ेगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपन इस पर बात कर रहे थे सर। एक मिनट, ये बहुत ही जबरदस्त लगा ये तो। हाँ, कि आदमी 4 तरह के काम ही कर रहा है किसी भी समय, इससे ज्यादा होता ही नहीं है, कार्य या व्यवहार या विचार या अनुभव। बस। ओहो, क्या अब इस बात। कार्य को व्यवसाय काल भी बोलते हैं। बिल्कुल। ओके। और व्यवहार को आचरण काल बोलते हैं। आचरण काल। ओके। विचार को विचार काल बोलते हैं और अनुभव काल। अनुभव काल हो गया। ये 4 काल इसमें लिख भी दिए। अब इन चारों समय में अगर कार्य व्यवसाय करते समय नियम से चले तो सुख है। ओके। और विचार के समय समाधान। हाँ, धर्मपूर्ण विचार, धर्मपूर्ण विचार या समाधानपूर्ण विचार, बहुत बढ़िया। और आचरण के समय, व्यवहार के समय न्याय, हम न्यायपूर्व चले तो सुख, और अनुभव के समय सत्य। और ओके, तो हर समय 24/7 में सुख की या आनंद की स्थिति में रह सकता हूं, क्योंकि यही 4 डोमेन है आदमी के, डायमेंशंस हैं। ओके, ये तो हो गया। अब ये बताइए सर, जो आपने भी बोला कि जितने लोग साधना समाधि में जाते हैं वो तो कह रहे हैं कि वित्तेषणा, पुत्तेषणा, लोकेषणा से बचना है ना। उस पे आते हैं, अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब जन बल कामना, धन बल कामना और यश बल कामना की बात। आशीष भाई माइक ठीक चल रहा है, सब तक पहुंच रहा है, सब कनेक्ट कर पा रहे हैं, बढ़िया। मैनिफेस्टेशन से ही रिलेटेड है। हाँ। जीव चेतना में व्यापक का मैनिफेस्टेशन कैसे? जीने की आशा के रूप में। जीव चेतना में जिंदा रहना, जीने की आशा को व्यक्त कर रहा है, शरीर को बनाए रखने के रूप में व्यक्त है, प्राण अवस्था में पुष्टि के रूप में व्यक्त है ना, और पदार्थ अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के रूप में व्यक्त है, निरंतर क्रियाशीलता, पुष्टि के रूप में। हाँ सर, थोड़ा सा हो गया क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा था कि आदरणीय नागराज जी ने इसमें लिखा है कार्य व्यवहार काल में नियम, तो कार्य व्यवहार मतलब कार्य को बोल रहे हैं, कार्य को बोल रहे हैं, व्यवहार तो हाँ, व्यवहार तो मानव के साथ। बढ़िया। ये देखो आशीष भाई ने भी नोट किया। अब देखो इतना पैनापन, देखो क्या ब्यूटी है। जैसे ही हम वस्तु से कनेक्ट कर रहे हैं, अब हम उस शब्द में देख रहे हैं, इससे तो वो बात नहीं बन रही, इतना पैनापन अपने में आने लगेगा। बहुत बढ़िया। अब अपने आप दिखने लग जा रहा है, देखो ये है ना, उस इस तरह को तो वो कार्य पे फोकस है उधर, है ना, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। भैया, जब हम कहते हैं कि मानव से जो व्यापक है उसका जो भी गुण है वो व्यक्त है। हाँ। मीन्स जीवन से जो भी अनुभव काल में आनंद में जो व्यक्त है, विचार में समाधान से जो व्यक्त है, उसका मैं ये समझ रहा हूँ कि व्यापक में ज्ञान है ही, अभी जीवन उसमें जब तक उसके पास ज्ञान नहीं है तब उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। जब वो व्यापक के ज्ञान को समझ जाता है तो तभी वो व्यक्त कर पाता है।
लेकिन वो ज्ञान जीवन का स्वत्व बनता है या व्यापक में रहते हुए वो व्यक्त करता है? नहीं, वो स्वत्व बन जाता है, उसका जीवन का स्वत्व बन जाता है एक्चुअली। प्रश्न ये था कि वो ज्ञान जीवन में रहता है या फिर वो जीवन के द्वारा सिर्फ समझने के बाद व्यक्त होता है? ज्ञान सिर्फ व्यापक में ही है, जीवन में? इससे देखो, आपकी भाषा से अपन देखें तो ऐसे लग रहा है ज्ञान व्यापक में और जीवन किस में है। तो जीवन व्यापक से अलग थोड़ी हो गया है। अभी इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं बाउंड्री है कि ये जीवन है, इसके बाद से व्यापक शुरू हो रहा है। तो व्यापक में तो ओतप्रोत है जीवन, है ना। तो ज्ञान, तो जब हम पहला सेंटेंस कह रहे हैं तो जिसको हम भ्रमित ज्ञान कह रहे हैं, एक्चुअली उसमें भी ज्ञान, अभी भी मैं ज्ञान ही व्यक्त कर रहा हूं। भ्रमित मानव भी अधूरे ज्ञान को व्यक्त कर रहा है। किसको, कौन सा ज्ञान व्यक्त कर रहा है? संवेदनाओं वाले ज्ञान को व्यक्त कर रहा है। यह भी पहचानना चाहिए, अभी भी हम अधूरे ज्ञान को ही व्यक्त कर रहा हूं। आज अभी भी जब मैं इंद्रियों से सुखी होना चाहता हूं, यह भी मेरा एक ज्ञान है। इंद्रिय सुख, इंद्रियों में सुख है, यह भी एक मेरा ज्ञान है, इसको मैं व्यक्त कर रहा हूं अभी। लेकिन वो मानव में पूरा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं नित्य सुख को चाहता हूं। इसलिए तो बाद में अधूरे, सो ये पूरी जर्नी अज्ञान से ज्ञान की नहीं है, बल्कि अधूरेपन के ज्ञान से ज्ञान, पूरे ज्ञान की ओर है ना, पूर्णता में हो जाए, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी। यही सहज तत्व है। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ। भैया, ये जो नियम का डेफिनेशन है यहाँ पर, आचरण और क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है। बिल्कुल। तो वो मतलब थोड़ा उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, नियम होता क्या है। कोई भी नियम का क्या मतलब, जैसे पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो नियम क्या कर रहा है, उसको नियंत्रित कर रहा है, उस क्रिया को, है ना। तो पृष्ठभूमि माने उसकी नियंत्रण, तो नियम क्या कर रहा है, पृष्ठभूमि माने उसके तहत हो रहा है सारा क्रियाकलाप। आचरण और क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि, तो आचरण को जो नियंत्रित करता है उसी का नाम, उस नियम का नाम न्याय है। तो नियम क्या चीज है, जो मेरे चीजों को नियंत्रित करता है, उसको कह रहे हैं पृष्ठभूमि। नियम मतलब नियम के अंतर्गत हो रही है सारी गतिविधि। तो जैसे नियम हम लोगों ने अभी ये जड़ चैतन्य संसार में नियम कैसे, क्या है नियम? जैसे न्याय ही है, परस्परता में न्याय ही नियम है। परस्परता में सुखपूर्वक जीने का न्याय ही नियम है। विचार में समाधान ही नियम है। धर्मपूर्ण विचार ही नियम है, उसके तहत ही विचार नियंत्रित होते, नहीं तो नियंत्रित नहीं होते। बढ़िया। तो मानवीयतापूर्ण व्यवहार, जो आगीवाल जी का, तो जनबल कामना, धनबल कामना और यशबल कामना, जैसे जब तक हम आशा विचार इच्छा में, जब मैं इंद्रिय से सुखी होने के लिए सारे आशा विचार इच्छा को लगाता हूं और उसमें निरंतर सुख को नहीं पाता हूं, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूं कि यार इनसे ही मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही जब मैं जनबल, धनबल, यशबल को ठीक दिशा में नियोजित नहीं करता हूं, जब मैं इन तीनों को रूप, बल, पद, धन या अपनी इंद्रिय सुख के लिए लगाता हूं, अपनी पहचान के लिए लगाता हूं, तब ये हमारे लिए समस्या लग रही है। इसलिए लग रहा है इसको मानवीय क्यों कह रहे हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, धनबल कामना किस लिए है, व्यवस्था में भागीदारी के लिए। तो जब व्यवस्था के अर्थ में धन, जन और यश, तो जन, धन और यश अपने आप में समस्या नहीं है, बट उसको हम व्यवस्था के लिए चाहते हैं या उसको अपने ही रूप, बल, पद, धन के फैलाव के लिए चाहते हैं। पकड़ में आ रहा। तो इसलिए धन अपने आप में समस्या नहीं है। एक्चुअली लोगों का हमारे साथ होना समस्या नहीं है, मेरा यश होना कोई समस्या नहीं है, उसका मैं दुरुपयोग कर रहा हूं या सदुपयोग कर रहा हूं। तो व्यवस्था के अर्थ में उसका नियोजन है या अव्यवस्था या पर्सनल, व्यक्तिगत फैलाव के लिए उसका उपयोग कर रहा हूं। तो जब यदि समझ पूर्वक, क्योंकि जब भी हम जब व्यवस्था की बात करेंगे
तो रूप बल पद और धन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बट रूप बल पद धन से जब मैं सुखी होने का प्रयास करता हूँ और उसमें जो बुद्धि नामक जो ऐश्वर्य है उसको नहीं समझ समाधान के बिना उसको यूज करता हूँ, तब समस्या है। अदरवाइज वही पद, वही धन, वही बल हमारे लिए सुख का स्रोत है। हम कई लोगों को, हजारों लोगों के जीवन में जीने के लिए यदि उपयोगी हो जाएं अपने धन के माध्यम से, अपने जन बल के माध्यम से, अपने यश बल के माध्यम से, तो ये मानवीयता के लिए है। तो इससे मुक्त होने की बात नहीं है, इससे युक्त होने की जरूरत है। सम्मान पहचान ढूंढने का प्रयास किया तो उसी से गड़बड़ हुई, इसलिए संतों ने कहा कि भाई इसकी तृष्णा से बचो। बस, तो बिल्कुल ठीक और है। यहाँ तो आदरणीय नागराज जी ने लिख दिया कि ये तीनों का डायरेक्शन ठीक कर दो। बस बस बस, इसका तो ऐसे ही आशा विचार इच्छा से भागना है, उसको चुप नहीं करना है, उसको सही दिशा देना है। बिल्कुल उसी तरह जन धन और यश को सही दिशा देनी है, उससे भागना नहीं है। मतलब अब तक के जो भी दर्शन थे या आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हैं वो विरक्ति की बात करें, धन जन और यश। हाँ, अब वो जो सोम भाई कहते हैं, हम अपने अपने ऊपर देखें। अभी मैंने अपने धन को किस अर्थ में पहचाना। अभी जो भी हमारे पास धन माने जो साधन है, अब एक तो जो दूसरे कर रहे, अब अपने में देखें। अभी तक हमने धन किस लिए पहचाना? सम्मान, है ना, और अपने भोग को, घूमने जा, मतलब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धन को पहचाना, उसी के लिए लोगों को पहचाना, उसी के लिए उनको दौड़ाया। अपनी, है ना, जो मेरे मनाकार था उसको पूरा करने के लिए मैंने लोगों को उपयोग किया, उसी में मैंने यश को उपयोग किया। जितनी भी मेरी समस्या, इससे मैं परेशान भी हुआ, तो मैं एक स्थिति में ये निर्णय लेता हूँ, यार इससे मुक्त होना ही ठीक है। इसका सदुपयोग यदि समझ में आ जाए तो इससे फिर मुक्त होने की जरूरत नहीं है। इससे युक्त रहते हुए हम इनका व्यवस्था के रूप में कैसे सदुपयोग कर पाए, तो ये मेरे, इसका मतलब ये मुक्ति की बात करी, इसलिए ज्यादा लोग उस रास्ते पे गए नहीं, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। कैसे होगा? क्योंकि सामान्यतः देखें तो धन के बिना हमारा काम हो नहीं रहा है। धन का क्या मतलब है? आहार चाहिए, आहार धन है। शरीर ही सबसे पहले सबसे बड़ा धन है हमारा साधन के रूप में। तो धन का, यश का, जन बल का सदुपयोग करना है, इससे मुक्त होने की बात नहीं है। वाह, तो क्या दृष्टि है आदरणीय नागराज जी है कि वो तृष्णा और वो विरक्ति की उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इसका सदुपयोग कर लो। बिल्कुल। तो भैया तो अब इसमें ज्यादा लोग इस रास्ते पे चल सकते हैं। इतना जबरदस्त है ये, क्योंकि इस पे तो हम लोग, क्योंकि सोम भाई कह रहे हैं कई साल इसी पे जूझते रहे, क्या बात कर रहा है, यही तो समस्या है, और आप इसी को बोल रहे हैं ठीक है, है ना। तो क्या वो हमारा जड़ जगत से इतना जबरदस्त जुड़ाव है कि कौन, कहाँ गई दीदी, बोल रही थी कि मन आशा विचार इच्छा से भागना ही पड़ेगा, उसको तो चुप ही करना पड़ेगा। हम ये पकड़ नहीं पा रहे कि इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी एक दिशा निर्धारण हो सकता है, क्योंकि सहज तो आशा विचार इच्छा के साथ चलना है। तो फिर लोगों को लगता क्या बात कर रहे, तो हम आचरण पूर्ण हो जाएगा, कोई व्यक्ति अनुभव संपन्न हो जाएगा, तो क्या उसमें भी आशा विचार इच्छा रहेगी? बिल्कुल रहेगी। आशा विचार इच्छा थोड़ी समस्या है। मतलब मैं अब कल्पना कर पा रहा हूँ, पूरी दुनिया के जितने लोग हैं वो कभी भी इन चार के अलावा किसी से में रहते नहीं, कार्य, व्यवहार, विचार या अनुभव। तो ये भी परिभाषित हो गया कि कैसा भी व्यक्ति होगा वो इन चार में से कुछ न कर रहा होगा। यही चार आयाम है मानव के, इससे बाहर नहीं जा सकते अपन। तो अब हम जब हम कह रहे हैं कि दूर नहीं रहना धन से, जन से, यश से, बिल्कुल इसका सदुपयोग कर लो, तो ये मेरे ख्याल में आसानी से आकर्षित करना चाहिए लोगों को भी, हाँ ये ठीक रास्ता है। बिल्कुल ठीक रास्ता है, क्योंकि धन की आवश्यकता है, ये परिवार में इसीलिए समृद्धि की बात कही है ना। तो यदि जब डिटेलिंग करेंगे धन के सदुपयोग में, तो उसका उपयोग, उपभोग, है ना, सदुपयोग, फर्स्ट क्लास। ये तृष्णा वाला काम तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया। भैया यहाँ इस सामने इधर हाँ कैमरा के बगल, हाँ जी, ये जब हम लाइन पढ़ रहे हैं, वो जो कन्फ्यूजन आ रहा है, हाँ, वो शायद इस वजह से आ रहा है कि जैसे ये लाइन है, दीता वीरता उदारता दया कृपा करुणा पूर्ण स्वभाव के बाद सेमी कॉलन लगा हुआ है, मतलब एक बात यहाँ खत्म हो गई है। हाँ, और दूसरी बात ये चालू हो रही कि न्याय धर्म एवं सत्यता पूर्ण दृष्टि और वित्तेषणा पुत्तेषणा एवं लोकेषणा,
तो यहाँ पे इस लाइन के कहने का मतलब शायद ये है कि न्याय धर्म और सत्यतापूर्ण दृष्टि के साथ बिल्कुल वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा प्रवृत्ति, इसलिए युक्त लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो ये कंप्लीट है, इसको हम अलग अलग पढ़ रहे हैं कि न्याय धर्म हाँ। सत्यतापूर्ण दृष्टि पूर्वक वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा। बहुत बढ़िया। तो जब हम प्रिय हित लाभ की दृष्टि से वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा कर रहे हैं तब समस्या है। तो जब न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से धन बल कामना भी हमारे लिए उपयोगी है, यश बल कामना जन बल कामना, ये सारे के सारे व्यवस्था के अर्थ में या न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के साथ युक्त होना, ये मानवीयतापूर्ण आचरण है। तो वो हमें पूरी लाइन एक साथ एक पढ़नी साथ है, वो पढ़नी। एक साथ है, अलग अलग नहीं है। वो बिल्कुल। हमें अलग अलग पढ़ा है, इसलिए हमें कन्फ्यूजन बहुत हुआ कि वो बढ़िया। युक्त की जगह पे मुक्त होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ये ऐसे छोटे छोटे ध्यान जाएंगे तो अपने को, ये इसी को कह रहे हैं कि अब हम वस्तु को देख पा रहे हैं। वैसे भी देखो तो हर मानव किसी न किसी रूप के साथ, बल के साथ, धन के साथ, पद के साथ रहता ही है ना। माता पिता भी अपने आप में एक पद है, इससे कैसे मुक्त हो जाओगे, है ना। तो अगर वहाँ पर ये नहीं होता न्याय धर्म हाँ, सत्यतापूर्ण तब दृष्टि, तो बिल्कुल। वहाँ पर मुक्त सही होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चाय का ब्रेक कर लें, नहीं इसको पूरा कर लो ना। पूरा कर लें, बढ़िया, ठीक चल रहा है। बताइए, तो पेज नंबर 3 में तो देखिए एक बहुत उसी के नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग है ना स्टेटमेंट आ रहा है। अस्तित्व में से के लिए जानने, पहचानने और अनुभव करने का प्रयास व अध्ययन मानव करता रहा है एवं करता रहेगा। इससे मुक्त हो नहीं सकती है, क्योंकि जन्म से ही अपन कह रहे हैं मानव जिज्ञासु है, वो जानना ही चाहता है। तो ये मानव का स्वभाव ये है कि वो जानना चाहता है चीज़ों को, है ना, उनको पहचानना चाहता है, उनको अनुभव करना चाहता है, उसके साथ जीना चाहता है। तो ये मानव में सहज प्रयास है। और फिर अगले उसमें ज्ञान को ही अनुभव काल में आनंद, या ईश्वर को ही अनुभव काल में आनंद, या परमात्मा को ही अनुभव काल में आनंद, है ना। सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण ईश्वर, अभी जो मैं कह रहा था अलग अलग संदर्भ में अलग अलग नामकरण कर रहे हैं। ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित और नियंत्रित होने के कारण लोकेश, है ना, इसी में सब कुछ नियंत्रित है, संरक्षित है, क्योंकि इससे बाहर नहीं जा रहा है कुछ भी। सर्वत्र एक सा विद्यमान होने के कारण व्यापक, चैतन्य के साथ चेतना, जिसको सुबह बात हुई मानव चेतना, जीव चेतना के रूप में, आत्मा से भी सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा, और प्रत्येक वस्तु सत्ता में संपर्क या डूबी भीगी घिरी और सक्रिय रहने के कारण से इसे निरपेक्ष ऊर्जा तथा अपरिणामता के कारण, क्योंकि इसमें कोई परिणाम नहीं आता, इसलिए इसे पूर्ण की संज्ञा है। तो जो पूर्ण है वो बदलता नहीं है, क्योंकि जो बदल गया इसका माना है भी वो पूर्णता होना शेष है। तो अपरिणामता के कारण इसको लोकेश का मीनिंग कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लोकेशणा, लोकेश, लोकेश, हाँ, हमें लोकेश का मीनिंग है समझे सारे लोगों का ईश, स्वामी, हाँ, ईश, लोकेश, बिल्कुल ठीक है। तो ये लेकिन तो थोड़ा इसमें सा क्या कह रहे हैं कि सारी क्रियाएं जिसमें, देखिए लोकेश का क्या मतलब है कि जो जिस अर्थ में अपन ले रहे हैं कि सारी, माने लोकेश का माने जिसके बिना कुछ होता नहीं है, माने जिसकी सत्ता है, जिसका साम्राज्य है ना, जैसे बोलते हैं ना जिसकी वजह से पत्ता भी नहीं हिलता। तो एक्चुअली अब इसको देखेंगे तो बिना व्यापक रूपी मूल ऊर्जा के कण में क्रिया ही नहीं है, तो उस अर्थ में इसी की सत्ता है। माने इसमें कर्ता पद वाला नहीं है भाव, बट इसी की सत्ता है, इसी में सारी क्रियाएं संरक्षित हैं, है ना, इसमें होने मात्र से क्रियाशील है, ऊर्जित हैं, उस अर्थ में कह रहे हैं। या यूं इसका संधि विच्छेद करें, लोक प्लस ईश। हाँ, और चूंकि सारी क्रियाएं रासायनिक, भौतिक और जीवन की क्रियाएं इसी लोक में हो रही है, तो इसी के अंदर का संरक्षित है वो, हाँ, ओके, इसी के आश्रय में हो रही हैं, इसके होने मात्र से हो रही हैं। जैसे होता ना कि एक आदमी बैठा हुआ है ना, उसके आप इसको पहचान, देखिए इसको भी आप यदि कभी महापुरुषों के पास या जो भी अपने से श्रेष्ठ लोग हैं उनके सानिध्य में रहने से अपने विचार उल्टे पुल्टे नहीं रहते हैं, इतना प्रभाव देखा जाता है। तो इसमें होने मात्र से ऐसा हो रहा है, इसको सत्ता कह रहे हैं। क्या जबरदस्त पावर है, मतलब क्या सत्ता है,
ठीक वैसे ही जैसे ट्रैफिक पुलिस अगर खड़ा हाँ, रहता बस है, खड़ा हुआ है वो केवल, तो आदमी अपने आप नियंत्रित उसमें हो जा रहे हैं लोग, नियंत्रित रहता है। बस। तो ये सत्ता जिससे हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते, है ना, उसमें होने मात्र से इकाई क्रियाशील, उसमें संरक्षित, नियमपूर्ण, ये सारी चीजें हो रही हैं। उससे अगली बुलेट, सह अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। और सह अस्तित्व में अनुभव के लिए, अनुभव से और अनुभव में के लिए ही अध्ययन है ना। तो किसी को अनुभव हुआ है इसलिए अध्ययन है ना, अनुभव के लिए ही अध्ययन है, अनुभव में ही अध्ययन है। इसको लिख रहे हैं ज्ञान ही, अच्छा जो आज चर्चा हो रही थी, ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है। तो ज्ञान ही विवेक और विज्ञान के रूप में व्यक्त हो रहा है। बेसिकली ज्ञान ही, ईश्वर ही सब जगह व्यक्त हो रहा है। तो ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान के रूप में प्रमाण है। यही ज्ञान अवस्था में मानव सहज मौलिकता है। माने मानव की जो, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक ये नहीं हुआ वर्गीकरण कि किसी ने मानव को एक अलग अवस्था के रूप में पहचाना हो और उसमें भी फिर ज्ञान अवस्था के रूप में पहचाना हो। तो मानव को ज्ञान अवस्था क्यों कह रहे? क्योंकि ज्ञान से ही नियंत्रित है मानव, और पूर्ण ज्ञान हुए बिना उसको तृप्ति नहीं है। पूर्ण ज्ञान के बिना, सब कुछ को समझ लेने के बिना मानव को तृप्ति नहीं है। मतलब अनुभव संपन्नता से पहले तृप्ति की निरंतरता नहीं है। इसलिए मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई कहा। और अच्छी बात यह है कि मानव में, मतलब जीवन में वो ताकत है कि वो ज्ञान संपन्न हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं कि जो चाहिए उसके लिए टूल भी उपलब्ध है। तो आत्मा रूपी, है ना, वृत्ति रूपी विचार, चित्त रूपी, है ना, इच्छा करने का साधन, तो ये सारे हमारे पास साधन के रूप में, टूल्स के रूप में उपलब्ध हैं, जो उसको हाइट को पा सकते हैं। वो पोटेंशियल भी उपलब्ध है और उसकी संभावना भी उपलब्ध है। और अगला तो यही कह रहे हैं, ज्ञान स्वयं क्रिया ना करते हुए अथवा क्रिया ना होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति ही ज्ञान है। ज्ञान ही जागृत मानव में समस्त सकारात्मक क्रियाओं का आधार अथवा प्रेरणा का स्रोत है। ज्ञान ही शून्य और शून्य ही ज्ञान है। बहुत बढ़िया। तो ये चैप्टर 1 ठीक रहा? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बढ़िया। तो ब्रेक कर लेते हैं, चाय के बाद मिलते हैं, है ना। सभा